हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। गाइस, फिर से आ चुका हूँ एक चैप्टर लेकर के और इजीएस्ट वे में फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करके आपके लिए आसान बना दूंगा। इस चैप्टर का नाम है क्लास 10th का फेडरलिज्म इन इंडिया। गाइस, इस चैप्टर को लेकर के आपको बहुत दिक्कत होती है, तो चलो इस चैप्टर को भी ईजिएस्ट वे में आपको एकदम समझा करके 20-30 मिनट में इस चैप्टर को भी समझा करके आपको ख़त्म करते हैं। तो गाइस, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जब हमारे देश की गवर्नमेंट के पावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में बांट दी जाती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इकाइयों में बांट दी जाती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को बांट दी जाती है, इसी सिस्टम को कहा जाता है फेडरलिज्म। सर, हमने ये सिस्टम लिया किस देश से? कैसे, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, हमने जैसे आपको पता होगा ना कि भारत संविधान बहुत जगह से अडॉप्टेड किया गया। ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था कनाडा से। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है गाइज, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आता है गाइस कि हमने ये सिस्टम फेडरलिज्म का सिस्टम कहाँ से अडॉप्ट किया, तो हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। ठीक है गाइस, चलो अब आगे चलते हैं। फेडरलिज्म की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है गाइस, जैसा कि अब ये देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर और लोकल गवर्नमेंट ऑफ पावर। गाइस, ये लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना, ये 1992 के बाद आया, ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ लेते हैं, मतलब फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या होती हैं। तो गाइस, इसमें सबसे पहले तो मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल की, ठीक है, और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होगी, देश लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एंड थर्ड लेवल पे गाँव के लेवल पे लोकल गवर्नमेंट मीन्स पंचायत होंगी। ठीक है, अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटी मतलब नगर निगम होगी। सुना होगा ना भाई, एमसीडी वगैरह आप लोगों ने कभी तो। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑपरेशन मतलब ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, मतलब जो तीनों लेवल की गवर्नमेंट्स हैं वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगी, मतलब उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो अपने का क्या काम कर रही है स्टेट में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। इनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंटली पावर है और शक्तियाँ हैं। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट को जबरदस्ती वो नहीं कर सकती, दबाव नहीं डाल सकती कि आपको यही काम करना है चाहे यही काम करना है। ठीक है, थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इसमें क्या होता है, फेडरलिज्म में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे टॉप पे रखा जाता है। मीन्स जितनी भी सरकारें हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको कैसे चलना पड़ेगा, संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। गाइस, संविधान को वायलेट करके मतलब संविधान को तोड़ करके कोई भी गवर्नमेंट कोई रूल नहीं बना सकती। लाइक मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल बनाने की कोशिश की जिसको जो संविधान के खिलाफ है, तो ऐसा कोई भी रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ठीक है, तो फेडरलिज्म और इंडिया के भाई संविधान की यही विशेषता है कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी नहीं चला सकती। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसमें प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, मीन्स प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर सर ये क्या होगा, फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली, मतलब हमारे संविधान के जो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मतलब हमारे संविधान वालों ने बनाने वालों ने, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी हो गए और भी लोग थे संविधान बनाने में, जब उन्होंने संविधान बनाया तो कुछ फंडामेंटल्स थे, मीन्स कुछ बेसिक्स थी, बेसिक रूल थे ऐसे जो कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती। यूनिलेटरली शब्द का मतलब होता है अकेले दम पर कोई भी सरकार हमारे संविधान को, हमारे संविधान के फंडामेंटल्स को नहीं बदल सकती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कितनी भी पावरफुल हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी भी पावरफुल हो। ठीक है गाइस, तो आपको ये भी समझ आ गए होंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म भाई पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। इनफैक्ट आपने अगर ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फेडरलिज्म भी गाइस टू टाइप के होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सर, इसमें क्या होता है भाई, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में ना मतलब बहुत सारे देश, देश की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्रीज आपस में मिल करके एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लो कोई कनाडा छोटा देश था, मैक्सिको था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब क्या होगा भाई, ग्रुप में आपस में मिल करके आ गए। ठीक है, एक ग्रुप में मिल करके आना कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। इसका देखो एग्जाम्पल भी यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक में। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप। अब सर ये क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, मतलब दो नागरिकता होगी इस देश के लोगों की। कहने का मतलब कनाडा का कोई व्यक्ति है, उसकी कनाडा की तो नागरिकता होगी होगी, और जो वो जिस ग्रुप में है ना, वो यूएसए ग्रुप में, एक और नागरिकता उसकी वो होगी। ठीक है गाइस, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होता है। इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बराबर की पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी बराबर की पावर होगी। एक पॉइंट यहाँ से गायब है शायद, कि भाई यहाँ पे ना स्टेट यानी कि कंट्रीज जो होती है ना ज़्यादा पावरफुल होते हैं पूरे ग्रुप से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक भी हिस्सा हिला, मान लो यहाँ से छोटे छोटे ग्रुप हैं,
एक भी ग्रुप हिला तो ये ग्रुप जो बड़ा सा ग्रुप है ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे ना स्टेट ज़्यादा पावरफुल, मतलब ये मीन्स कंट्री ज़्यादा पावरफुल होती है गाइज। पॉलिटिकल में ना कई बार स्टेट देशों के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल ये रहा इंडिया कि एक बड़ी सी यूनिट पहले से थी, उसमें हिस्से हिस्से पहले तोड़ दिए गए, लेकिन हिस्सों को इस प्रकार से तोड़ा जाए कि वो हमारे देश से ही, हमारी यूनिट से अलग ना हो, ठीक है। मतलब सबको साथ लेके चलना। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पहले से ही एक ग्रुप होता है और उसमें जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं उनको साथ में लेके चलना होता है। हमने कमिंग टुगेदर में क्या पढ़ा था? कमिंग टुगेदर में ये पढ़ा था कि छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको हम एक साथ लेकर के आए, जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में पहले से ही एक बड़ी सी यूनिट थी और उसमें छोटी छोटी इकाइयों को हमें साथ में लेके चलना था, ठीक है गाइस। तो आपको समझ आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल है बेल्जियम और इंडिया, ठीक है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो पावर शेयरिंग में मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल कंट्री कैसे है? ठीक है, तो भाई इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब राज्यों का संघ है, बहुत सारे राज्यों का संघ है इंडिया, ठीक है। भाई है ना 28 राज्य इंडिया में। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं कि इंडिया राज्यों का संघ है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में जो पावर जो बटी हुई है वो भी 3 टीयर्स में बटी हुई है, सेंटर के पास, स्टेट के पास एंड लोकल के पास। तो फेडरलिज्म का पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि भाई पावर का डिवीजन होता है, ठीक है। तो इंडिया में भी पावर का डिवीजन है, ठीक है सर। ईच टीयर हैज इट्स और ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन क्या होता है सर? मतलब हर गवर्नमेंट की, हर लेवल के गवर्नमेंट की अपनी खुद की अधिकार की पावर है, ठीक है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने खुद के अधिकार होंगे, स्टेट के अपने खुद के अधिकार होंगे, लोकल के अपने खुद के अधिकार होंगे, ठीक है गाइस। अब कोई भी इसमें डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर सकता कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मुद्दा था, स्टेट गवर्नमेंट घुस गए, ठीक है, या स्टेट का कोई मुद्दा था, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरप्ट कर रही है। अब आ जाते हैं गाइस, ये थोड़ा मैं रब कर लूँ, थोड़ा सा रब कर लिया जाए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने सर आपको पढ़ाई थी कि ई 3 टीयर ऑफ गवर्नमेंट होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन, कहने का मतलब ईच टीयर ऑपरेट्स विद इन क्लियरली डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। जो गवर्नमेंट्स है ना भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज के अंदर काम करती हैं, यहाँ पे वर्क करती हैं, ठीक है। कोई भी संविधान से बाहर जाकर के कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, ठीक है गाइस। तो इनफैक्ट ये मेरे को आपको लोगों को शायद समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। पावर डिवीजन इन इंडिया। अब भाई इंडिया में ना जो पावर है, पावर का बंटवारा हो रखा है लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सबसे पहली जो लिस्ट होती है वो है यूनियन लिस्ट, ठीक है। इसमें आ जाते हैं डिफेंस के मुद्दे। अब डिफेंस को भाई नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट तो देखेगी नहीं, यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। तो ऐसी कंडीशन में डिफेंस का मुद्दा, फॉरेन अफेयर्स, इनको कौन देखता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है गाइज। अब हम चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड जैसे मुद्दे, इरिगेशन जैसे मुद्दे। अब भाई किसी स्टेट में मान लो खेती बाड़ी नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? पहले तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं हो पाएगा तब जाएगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये मेन आ जाता है इरिगेशन का मुद्दा, सिंचाई का मुद्दा, पानी वानी पहुंचाने का मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। अब पुलिस, कभी आपने सुना सेंट्रल पुलिस? भाई मैंने तो नहीं सुना सेंट्रल पुलिस, आप लोगों ने सुना हो तो अलग बात है। हाँ, हमने ऐसा सुना है पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस। तो इसलिए ये जो पुलिस वाला मुद्दा है ये आ जाता है स्टेट लिस्ट के अंदर में, ठीक है। थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट सर क्या होती है? इसमें ऐसे मुद्दे हैं जैसे एजुकेशन, मैरिज, इस पे दोनों गवर्नमेंट मिल करके कानून बनाती हैं, ठीक है। अब भाई कभी मैंने मान लो दिल्ली में एजुकेशन फैसिलिटीज देनी थी तो पहले दिल्ली गवर्नमेंट देगी, अगर कुछ फंडिंग वगैरह कम पड़ेगी तो ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी। तो भाई ऐसे में क्या हो गया, एजुकेशन वाले जो मुद्दे हो गए वो दोनों गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगे। सर ऐसे समझ नहीं आया, कुछ और समझा दो। मान लो दिल्ली में एजुकेशन की बात है, ठीक है, तब तो दिल्ली गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालेगी, मान लो गवर्नमेंट जॉब की बात कर लो। लेकिन दिल्ली में कुछ यूपीएससी जैसी वैकेंसीज भी तो निकलेंगी, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट निकालेगी ना। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। और लास्ट लिस्ट होती है गाइस रेसिडुअरी लिस्ट। सर ये क्या है? भाई इस लिस्ट के अंदर ना वो मुद्दे आ जाते हैं जो हमारे संविधान बनने के बाद आए थे। हमारा संविधान बन के 1950 26 जनवरी को रेडी हो चुका था, ठीक है, लागू भी कर दिया गया था। लेकिन कुछ मुद्दे थे जो संविधान लागू होने के बाद, हमारी आज़ादी के बाद आए, ठीक है। तो जैसे इसमें कौन कौन से मुद्दे थे सर? कंप्यूटर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया। तो इन सबको भी ना गाइस, अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो इन सबको डाला नहीं जा सकता, तो इनको भी हमने डाल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं गाइस। इनफैक्ट मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे होती है गाइस? यहाँ से ना थोड़ा सा मुद्दा मैंने गायब कर रखा है। 1952 में, मैं आपको एक बार लिख के समझा देता हूँ। 1952 में
आंध्र प्रदेश, एपी लिख देता हूँ मैं यहाँ से। आंध्र प्रदेश में एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, ऊपर नाम लिख देता हूँ। थोड़ी सी गाइस राइटिंग अभी प्रॉब्लम आ रही है। पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है गाइस, तो ये लीडर थे। ये करते हैं गाइस 56 डेज की फास्टिंग। ठीक है, इनकी डिमांड थी पहले तो ये 56 दिन फास्टिंग पे रहे। सर ये 56 डेज फास्टिंग पे क्यों रहे? तो गाइस यही चीज़ें ना आपको समझानी है। गाइस उन दिनों ना एक स्टेट हुआ करता था मद्रास। ठीक है, इनकी डिमांड ये थी कि हम लोग जो है तेलुगु स्पीकर्स के लिए ना इंडिया में कोई बात नहीं रखता आगे सामने। ठीक है, तो हमें तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए हमें एक अलग से स्टेट चाहिए। ठीक है, मद्रास तो था ही, इनको मद्रास से अलग हटके तेलुगु स्टेट चाहिए था। ठीक है, तो ये 56 डेज की फास्टिंग रखते हैं। ठीक है, फिर इनकी डेथ हो जाती है। तो ये 92 में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। 1952 में इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था। बट इनकी मृत्यु के बाद 1 साल बाद 1953 में आंध्र प्रदेश बनता है फर्स्ट स्टेट। ठीक है, भाषा के आधार पर पहला स्टेट बनने वाला आंध्र प्रदेश ही था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पोट्टी श्रीरामुलु ने फास्टिंग किस साल करी थी? 1952 में गाइस। ठीक है, एंड उनकी डेथ भी उसी साल हो गई थी। बट आंध्र प्रदेश कब बन के रेडी हुआ? 1953 में। ठीक है, और यहीं से फिर लैंग्वेजेस का हिसाब किताब शुरू हुआ। लैंग्वेजेस के आधार पर डिमांड बढ़ गई साउथ के रीजन्स में। ठीक है, सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस लीडर्स फियर्ड एट क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स मतलब भाषा के आधार पर अगर हमारे जो जितने भी संविधान बनाने वाले लोग थे, चाहे हमारे जितने भी लीडर्स थे, उनको ये डर था, फियर था कि गाइज हमने कहीं भाषा के आधार पर स्टेट्स बना दिए तो हम डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, कहीं हम अलग अलग ना हो जाएं। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का इंडिया को फायदा ही मिला। भाषा के आधार पर इंडिया ने अलग अलग स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश बनाया, नीचे चेन्नई बनाया, तमिलनाडु बनाया, अलग अलग जितने राज्य बनाए ना भाषा के आधार पर, वो बल्कि अच्छे तरीके से हमारे देश में एकता और अखंडता कायम हुई। ठीक है, और हम लोग यूनिटी के साथ रह सके। तो लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से अगर देखा जाए, इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। आज तक शायद आपको पता नहीं होगा कि इंडिया की कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, बट हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल काम में हिंदी और इंग्लिश यूज़ हो सकती है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई भी नहीं है। अगर ओवरऑल लैंग्वेजेस की बात कर लूँ तो 21 लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है गाइज, कितनी लैंग्वेजेस हैं? 21 लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, कौन से शेड्यूल में, हमारे संविधान के कौन से शेड्यूल, एसएच शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया? तो गाइज ये शेड्यूल 8 है। ठीक है, शेड्यूल 8 में हमारी लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया। इससे पहले शेड्यूल 7 में यूनियन लिस्ट, यू एस और सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया गया था शेड्यूल 7 में। ये पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गाइज, यहाँ से नोट कर लेना आप। ठीक है, देन अब आ जाते हैं इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं? टोटल 22 लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी को मिलाकर के। ठीक है, अब आ जाते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पे कि इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे होते थे। पावर्स आर क्लियरली स्टेटेड टू अवॉइड टेंशंस, मल्टीपल पार्टीज कैन ज्वाइन एंड कम टू पावर, इंश्योरिंग नो सिंगल पार्टी डोमिनेट्स। ठीक है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन गाइस कब बदलने लगे? पहले क्या होता था ना, 1990s तक, 1990s तक स्टेट में और सेंट्रल में एक ही सरकार चलती थी, वो थी कांग्रेस सरकार। ठीक है, लेकिन 1990s के बाद ना एक ऐसा समय आया कि किसी को सिंगल मेजोरिटी मतलब अपने दम पे सरकार कोई भी नहीं बना पाया, सबको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती थी। कोलिशन मतलब गठबंधन की सरकार, COALITION। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। तो 1990s के बाद कोई भी सरकार अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई, उसको अकेले दम पर बहुमत नहीं हासिल हुई, उसको आसपास की छोटी मोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बना के सरकार बनानी पड़ी। ठीक है, तो इससे ना सेंटर और स्टेट के रिलेशन जो थे धीरे धीरे सुधरने लग गए। 1990 के पहले ना अगर किसी स्टेट में कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती थी ना तो कांग्रेस उस पार्टी की गवर्नमेंट को डिसमिस वगैरह कर देती थी। ठीक है, उसको चलने नहीं देती थी। लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस खुद अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पा रही थी, उसको खुद स्टेट पार्टीज का भाई सपोर्ट लेना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ ना, स्टेट पार्टीज भी क्या हुई, स्ट्रांग हुई। ये पेपर में पूछा जाता है गाइस, सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ से कवर करा दिया मैंने आपको। मैंने भाई छोटी थ्योरी तैयार कर रखी है, मेरे को आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देना है। ठीक है,
तो आप ये मत सोचिएगा कि सर आप कोई टॉपिक स्किप कर रहे हो चाहे ये कर रहे हो, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, भाई देखो यहाँ से सेंट्रलाइजेशन का मतलब पहले समझना पड़ेगा आपने, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर जो है वो हमने सारी पावर जो है हमने किसने दे दी? सेंट्रल को दे दी। और यही डिसेंट्रलाइजेशन। अब भाई सेंट्रल के आगे डी लगा दोगे तो मतलब जो पावर है हमने वो बांट दी, ठीक है। सेंट्रलाइज कर देने का मतलब सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना, और डिसेंट्रलाइज कर देने का मतलब पावर का बंटवारा कर देना अलग अलग बॉडीज के पास, ठीक है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास कर दो, लोकल गवर्नमेंट के पास कर दो, और सेंट्रल के पास कर दो, ठीक है। ये स्टेप कब लिया गया था? 1992 में। ये डेट भी पूछी जाती है, ठीक है। हमारे संविधान में दो बदलाव हुए थे, 73 और 74। 73 हुआ था पंचायत का, पंचायत के लिए मीन्स गांव की बॉडी के लिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पंचायत के लिए हुआ था कौन सा गाइस? 73, ठीक है। और शहर के लिए हुआ था 74, मीन्स अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में कौन सी सरकार होती है गाइस? MCD, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, ये सब होती हैं। तो ये सब चेंजेस लाए गए 73। अच्छा, 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट क्या होती है? अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव। संविधान में दो बदलाव हुए, 73 अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट। 73 के तहत पंचायत को लाया गया गाइस, ठीक है, पंचायत को लाया गया गाँव में। और 74 बदलाव के तहत अर्बन एरिया यानी शहर के एरियाज में MCD की सरकार लाई गई, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट लाई गई, ठीक है गाइस। तो अब अगर पेपर में पूछा जाए कि हमारी थर्ड लेवल की गवर्नमेंट कब पावरफुल हुई है? 1992 के बाद, जब ये दो बदलाव आए, 73 बदलाव और 74वां बदलाव, ठीक है गाइस। अब इसके बाद क्या हो गया? जब ये बदलाव आ गए तो मैंडेटरी कर दिया गया होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, मतलब रेगुलर इलेक्शन होंगे पंचायत के और MCD के हर 5 साल में। पहले क्या होता था ना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को इतना वो सीरियस नहीं लिया जाता था, ठीक है। खाली स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते थे। लेकिन 1992 में 73 और 74 बदलाव के बाद ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई, मतलब जरूरी कर दी गई कि आपको संविधान में अपने क्या करना है? रेगुलर इलेक्शंस कराते रहने हैं, थर्ड बॉडी के लिए भी, ठीक है। तो गाइस अब आगे चलते हैं। और एक चीज़ और यहाँ से आपको याद रखनी है, मैंडेटरी इलेक्शन तो कर ही दिए गए, रिजर्वेशन भी दिया गया SCs को, ST को। पहले SC ST को ना रिजर्वेशन नहीं मिलता था इलेक्शन में। और वुमेन्स के लिए तो पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन में 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई। सर 1/3 सीट रिजर्व का मतलब अगर 300 सीट्स हैं पंचायत के इलेक्शन में तो उन पर 100 सीट्स पर वुमेन कॉन्टेस्ट करेंगी इलेक्शन, मतलब वुमेन लड़ेंगी इलेक्शन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब लास्ट टॉपिक, एक दो टॉपिक बच रहे हैं गाइस। इनमें क्या है? रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब रूरल गवर्नमेंट कैसी है और अर्बन गवर्नमेंट कैसी है, इस चीज़ को पढ़ लेना है, ठीक है। अगर रूरल गवर्नमेंट की बात करूँ तो सबसे लो लेवल पे जो पंचायत होती है उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है। एक गांव के लेवल पे जो हम लोग पंचायत के इलेक्शन करवाते हैं उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो हेड होता है ना, सबसे हेड, ठीक है, उसको बोला जाता है सरपंच, ठीक है। और वही बजट पेश करता है, वही रिव्यू करता है। एक छोटे लेवल, एक गाँव के लेवल पे जब बात होती है तो उसको ग्राम सभा या ग्राम पंचायत बोला जाता है। जब हम 1 2 3 थोड़ी 4 5 ग्राम सभाओं को मिला देते हैं तो हमारी पंचायत समिति बन जाती है, ठीक है गाइज। तो पंचायत समिति बन जाती है, इसको ब्लॉक या मंडल भी बोला जाता है। अगर अब जैसे ही ये देख लो, मैंने आपको बताया कि ये पंचायत समिति बन गई, एक पंचायत समिति यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इन जब पंचायत समितियों को आपस में मिला दिया जाता है गाइज ऐसे करके, तो इसी को बोला जाता है जिला परिषद, ठीक है। तो इनफैक्ट अब मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि छोटे लेवल पे अगर गवर्नमेंट की एक गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, 4 5 ग्राम पंचायतों को मिला दिया जाए तो पंचायत समिति, 4 5 पंचायत समितियों को जब मिला दिया जाता है तो जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद का जो हेड होता है ना गाइज उसको बोला जाता है जिला परिषद चेयरपर्सन। जिला परिषद चेयरपर्सन, ये पेपर में पूछा जाता है कि गांव लेवल पे जो हेड होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्राम पंचायत में सरपंच, जबकि जिला परिषद में क्या बोला जाता है? चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये तो हमने गांव के इलेक्शंस का पूरा ढांचा पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं गाइज अर्बन एरियाज के स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि अर्बन एरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, MCD का स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है। तो गाइज यहाँ से एक पॉइंट थोड़ा सा गायब लग रहा है मेरे को, म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ को वो हेड कौन करता है? म्यूनिसिपल चेयरपर्सन। वहाँ वहाँ पे जिला परिषद चेयरपर्सन था, यहाँ पे म्यूनिसिपल चेयरपर्सन है, ठीक है। और यहीं पे जो बड़ी शहर होते हैं ना,
टाउन वाउन मतलब किसी शहर में कोई छोटी जगह पे म्यूनिसिपैलिटी हो गई, ठीक है। और पूरे शहर की बात करें तो उसको मेयर देखता है, ठीक है। कौन देखता है? मेयर देखता है। तो ये हो गया शहर का स्ट्रक्चर। शहर का स्ट्रक्चर कम ही पूछा जाता है, ज़्यादातर गांव का स्ट्रक्चर पूछा जाता है गाइस, ठीक है। आगे चलते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, लास्ट स्पेशल फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म गाइस पढ़ लेते हैं। अनइक्वल स्टेट पावर्स, कहने का मतलब इंडिया स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर्स अमंग देमसेल्व्स। जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं उनके पास अनइक्वल पावर है भाई, सारे स्टेट्स की इक्वल पावर तो है नहीं, ठीक है। सम स्टेट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ स्टेट हैं जिनको स्पेशल पावर मिल रखी है संविधान बनने के समय से ही। सर कौन सा स्टेट हो गया? ऐसे J&K, जम्मू एंड कश्मीर। पता होगा आप लोगों को कि एक समय पे 370 आर्टिकल था, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था जम्मू कश्मीर में। उनका खुद का फ्लैग है, खुद का अपना नेशनल सॉन्ग है। अब कुछ साउथ के भी स्टेट ऐसे हैं, जैसे नागालैंड हो गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है नागालैंड। तो साउथ के भी कुछ स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश वगैरह, इन सबको ना क्या है, स्पेशल पावर देनी जरूरी हो गया था संविधान के समय पे, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज, कई यूनियन टेरिटरीज में भी कुछ यूनियन टेरिटरीज जिनको पावर दी गई, ठीक है। एंड लास्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, मतलब संविधान के रूप से इनको प्रोटेक्शन देना जरूरी हो गया था। अच्छा एक चीज़ और है, लास्ट चीज़ जो प्रोटेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन की जरूरत थी। मतलब हमारे संविधान को प्रोटेक्शन कैसे दी गई, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया गया। अगर हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस करने हैं, अगर कोई भी चेंजेस हमारे संविधान के बेसिक में है, हमारे संविधान के कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी लगती है। सर 2/3 मेजोरिटी मीन्स समझ लो 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एल लिख देता हूँ और आर लिख देता हूँ, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर मान लो यहाँ पे 300 लोग हैं ना लोकसभा में, तो 300 में से जब तक 200 लोग साइन नहीं करेंगे किसी बिल पर, तो संविधान में चेंजेस नहीं हो सकते। पहले तो यहाँ से भी 200 लोग साइन करें, और फिर यहाँ पे अगर मान लो 300 लोग हैं तो उनको भी 200 लोग को साइन करना पड़ेगा। मीन्स दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से कोई बिल पास होगा ना, तभी संविधान में चेंजेस किए जा सकते हैं, और इतने आसान नहीं होते ये चेंजेस। तो गाइस अगर ये चैप्टर आपको ईजी बनाया हो मैंने, मेरी तरफ से थोड़ा बहुत आपको समय समझाने में कामयाब रहा हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।